हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सिलेबस हैं उन्हें कवर करते हैं। जैसे कि CGL एग्जाम हो गया, CHSL हो गया या SSC के जितने भी एग्जाम है, MTS हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। जो भी बच्चा क्लास 11th 12th हो जो JEE नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा हो, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और सबसे अच्छी ये बात है कि आपको जो कंटेंट है वो लिखा हुआ ही मिलता है, हम आपको नोट्स बनाकर उसी में से ही पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको कहीं कहीं से जैसे डेफिनेशन वगैरह लिखनी पड़ती है वो ज़रूरत नहीं है, आपको सभी कंटेंट इसी में लिखा हुआ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से हमारे नोट्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर एंड इट्स स्टेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो जो लेवोइजर थे, ये एक फ्रेंच केमिस्ट है जिसको 1743 से 1749 में रिगार्ड किया गया था कि ये कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब हम आगे देखते हैं कि जो मैटर होता है वो क्या होता है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जितनी भी यूनिवर्स में कोई भी चीज है, जो चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है, जिसके पास मास होता है, वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है। जैसे कि अब मास और वॉल्यूम को समझते पहले। तो मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। मास वो होता है जो भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर होता है, जितना भी मैटर का अमाउंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस इट टेक्स अप, कि वो कितना स्पेस ले रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक बॉल है, किस चीज़ की बॉल है, और ये मेटल की बॉल है। अब इस मेटल के अंदर जितना भी मैटर भरा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। ये वो इस बॉल का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और इसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्या हो जाएगी, हमारी वॉल्यूम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपको मास और वॉल्यूम समझ आ गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी, डेंसिटी को हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मैं यहाँ कंप्लीट लिख देती हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, हम डेंसिटी को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने एक बॉल ले ली, एक ये बॉल ले ली हमने, और एक ये बॉल ले ली। जो हमने फर्स्ट बॉल ली है, ये फर्स्ट बॉल मान लेते हैं, हम ये सेकंड बॉल मान लेते हैं। जो फर्स्ट बॉल है वो किस चीज़ की है, ये हमने मान ली, चलो मेटल की बॉल है। और जो हमारी सेकंड बॉल है वो कौन सी है, हम ये बास्केटबॉल मान लेते हैं, वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो। तो स्टूडेंट्स देखो, ये तो हमारी मेटल की बॉल और ये क्या है, हमारी बास्केटबॉल है। अब जो मेटल की बॉल है उसमें जो हमारा मास होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली बात है, मेटल की बॉल में मास ज़्यादा होगा। और जो ये है बॉल, इसमें हमारा मास क्या होगा, कम होगा, जो हमारी बास्केटबॉल है। मैं इसको आपको एक पेज पे समझाती हूँ अलग से। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, हमने ये दो बॉल ले ली, एक ये है एंड एक ये है। ये हमने किस चीज़ की ली थी, मेटल की बॉल ली थी, और ये ली थी हमने बास्केटबॉल। अब जो मेटल की बॉल होती है इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, जिसके कारण हमारा मास ज़्यादा होता है इसमें। और जो बास्केटबॉल होती है, आपने देखा कि वो अंदर से खोखली होती है, उनमें क्या की जाती है, हवा भरी जाती है। तो वो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। तो जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने मान लिया, मास ले लिया हमने 1 किलो का, 1 kg ले लिया। एंड जो वॉल्यूम है वो हमने कितनी ले ली, 0.1 मीटर क्यूब ले ली। अब हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की वैल्यू हमें गिवन है 1 kg, एंड जो हमारा वॉल्यूम है उसकी क्या गिवन है वैल्यू, 0.1 मीटर क्यूब। अब हम डेंसिटी सोल्व करनी है हमें, तो डेंसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और kg/मीटर क्यूब। तो ये हमारी डेंसिटी निकलाई। तो डेंसिटी फाइंड करने को हमें क्या चाहिए, एक मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। किसी भी चीज़ का मास गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये तो हमारा डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है
जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या क्लासिफाई किया था, उन्होंने जो मैटर को उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था, जिसे हम उन्होंने क्या बोला था, पंच तत्व। वे पंच तत्व कौन से, आप भी बोलते हो कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ओके, तो ऐसे ही जो मैटर होता है, मैटर को भी उसने इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया था, जिन्हें नाम दिया था पंच तत्व, और ये हमारे 5 हो गए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो लिविंग और नॉन लिविंग है वो सभी क्या है, इन 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। उन्होंने ये बताया था जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग और नॉन लिविंग है वो सभी क्या है, इन 5 एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। तो बेसिकली बात मैटर की यहाँ हो रही है कि मैटर भी इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना है। जैसे कि आगे हमारे एक इंडियन और वो थे महर्षि कन्नड़, उनका नाम था, उन्होंने क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो मैटर है ना, कि वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, उन्होंने पहले ही एटॉमिक की थ्योरी दे दी थी। Matter is composed of tiny particles known as अणु, and each अणु made up of still small particles called परमाणु। उन्होंने बताया था कि जो मैटर है वो टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, उसे उन्होंने नाम दे दिया था अणु। एंड ईच अणु में बी मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्टिकल, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो अणु होता है वो भी छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, जिनका उन्होंने नाम दिया था परमाणु। आगे देखते हैं, दस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल नोन एंड एटम्स। उन्हीं को इन्होंने, जो मैटर है वो भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, उन्हीं को इन्होंने क्या नाम दे दिया था, अणु और पार्टिकल को पहले उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था, उन्हीं को, इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया था एटम्स। जो एटम है, एटम की खोज किसने की थी, जोहन डाल्टन ने की थी, और कब की थी, 1808 में की थी। ये भी सन वगैरह और किसने खोज की थी, ये आपको सभी चीज याद करनी है, ये पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है, हमारे पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट देखते हैं, मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें आते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को भी 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो मिक्सचर होते हैं उनको भी 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे एलिमेंट्स में आते हैं हमारे मेटेलिक, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटेलिक। जो कंपाउंड होते हैं उनमें हमारे आते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कि मेटल की क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से उनके और क्लासिफिकेशन है। तो अब हम आगे स्टेट्स देखते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले हम अपनी सॉलिड स्टेट को देखते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड स्टेट हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। जो सॉलिड स्टेट होती है उनके पास क्या होती है, डेफिनिट शेप भी होती है और डेफिनिट वॉल्यूम भी होती है। सेकेंड पॉइंट है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जब हम सॉलिड स्टेट के ऊपर, सॉलिड कोई भी हमारी चीज है उसके ऊपर यदि हम अपना प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है, कंप्रेस नहीं होती है, यानी कि वो दबती नहीं है। सॉलिड इंक्रीज स्लाइटली इन साइज व्हेन हीटेड, और उसके हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। यदि कोई भी सॉलिड चीज है उसे हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या होगी, स्लाइटली इंक्रीज इन साइज, हल्का सा उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड डिक्रीज इन साइज व्हेन कूल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि सॉलिड कोई भी चीज है, हमने उसे कूल किया, ठंडा किया, तो उसके साइज पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि घटना। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, why are gaps left in between rail sections when laying a railway track। तो देखो, जो रेलवे ट्रैक बनाते हैं उनमें जो ट्रैक्स के बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस वो छोड़ते हैं, वो क्यों छोड़ते हैं, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर कमेंट कर दूंगी। अगर आपको इसका आंसर कमेंट करना है तो उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो कमेंट जरूर करना जिस बच्चे को इसका आंसर पता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम, internal molecule spaces are lowest, attraction force between molecules is highest, and
ऑल्सो डेंसिटी हाई। तो इसमें बताता है जो हमारा सॉलिड होता है उसमें जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत पास पास होता है। इसमें देखो जैसे हमने ये ले लिया, मान लो ये कोई भी सॉलिड चीज है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, जिनमें क्या होता है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। एंड ऑल्सो डेंसिटी इज हाई। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मेटल्स, वुड, ब्रिक्स, कॉपर। तो आगे हम देखते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो होती है उसके पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जो लिक्विड स्टेट होती है उसके पास वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। इसका मतलब है डेट मीन्स लिक्विड कैन टेक अप द स्पेस ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। जो लिक्विड होता है वो किसी भी कंटेनर में अपने स्पेस को ले लेता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर, मिल्क, एल्कोहल एक्सेट्रा। जैसे आप मान लो एक गिलास में आपने वाटर ले रखा है और उस वाटर को यदि आप किसी ग्लास में लिया किसी दूसरे कंटेनर में डालोगे तो वॉल्यूम उसकी वही रहेगी लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन यही है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। शेप चेंज हो जाती है लेकिन उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, रहेगा तो वो उतना ही, चेंज तो नहीं होगा उसकी वॉल्यूम। तो हम आगे देखते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, नहीं तो उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है और गैसियस स्टेट में नहीं डेफिनेट शेप होती है। इट कैन बी कंप्रेस टू लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर। और यदि हम गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है। और जो सॉलिड था वो क्या होता है, प्रेशर लगाने पर वो कंप्रेस्ड नहीं होता है। लेकिन गैसेस में क्या होता है, यदि हम प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस्ड हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। इसमें यदि हम अट्रैक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई भी गैस है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं जिसके कारण अट्रैक्शन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती है। ये हमारा सॉलिड का था, ये हमारा गैस का है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि गैसेस में एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन होगी, आर्गन हो गई। और ये क्या करते हैं, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना ये रैंडम मोशन करते हैं। यही नहीं है क्योंकि पास पास होते हैं अट्रैक्शन करते हैं ये, लेकिन ये क्या करते हैं, अब ये अब अपनी अलग अलग हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, कहीं भी घूम सकते हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जैसे इन तीनों का हम एक डायग्राम देखते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट। अगर हमें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और इसी हीटिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोल सकते हैं या फिर मेल्टिंग बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो आइस ले लो, आइस को यदि हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे तो वो किस में बन गया, लिक्विड स्टेट, यानी कि पानी में बन जाएगा। ऐसे ही लिक्विड स्टेट को यदि हमें वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन, दोनों चीज बोल सकते हैं हम इसको। जैसे कि पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाप बन जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर स्टेट बोलते हैं। और हमें वापस जाना है, जैसे वेपर स्टेट से यदि हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। और कंडेंसेशन इसी से क्या होता है, यही प्रोसेस हमारा रेन में भी होता है। और जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे पॉन्ड में वाटर वगैरह होता है, तालाब में, समुद्र में, जो सन होता है, सन जब अपनी हीट देता है तो हीट की वजह से क्या होती है, वहां पे भाप निकलनी शुरू हो जाती है, और भाप निकलते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे क्लाउड्स बनते हैं। और ऐसे ही वेपर होता है, जो वेपर होते हैं उनसे हमारे क्या बनती है, रेन बनती है। आगे देखो, लिक्विड से जब हम स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ऐसे ही सॉलिड स्टेट से यदि हमें डायरेक्ट लिक्विड स्टेट ना लेके सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट हमें वेपर स्टेट पर जाना हो तो कौन से प्रोसेस होता है, वो डिपोजिशन प्रोसेस होता है। और यदि हमें वेपर स्टेट से सॉलिड स्टेट बनाना हो तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। अब एक और होता है हमारा ब्लड क्लोटिंग होता है। जैसे ब्लड क्लोटिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो रक्त के थक्के बन जाते हैं, उसे हम फ्रीजिंग नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं सोलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम सोलिडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो रक्त के थक्के जम जाते हैं। अब ये स्टेट्स तो हमने पढ़ ली। अब इसमें हम वाटर के कुछ डिफरेंट टाइप के स्टेट्स हैं वो और देखते हैं। जैसे कि जो वाटर है वो हमारा कितने उसमें स्टेट्स में एग्जिट करता है, 3 स्टेट्स में एग्जिट करता है।
वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कौन कौन से होते हैं वो? आइस, वाटर एंड वेपर। आइस से वाटर और वाटर से आइस भी बन सकती है, वाटर से वेपर और वेपर से वाटर भी बन सकता है। आइस से वाटर कैसे बनेगी? जब हम आइस को मेल्ट करेंगे, हीट देंगे, तभी तो उससे वाटर बनेगा। और वाटर से आइस कैसे? जब हम उसको कूल कर देंगे तो वाटर से आइस बन जाएगी। ऐसे ही वाटर से जो वेपर है वो कैसे बनेगी? इसको भी हम हीट देंगे। और ऐसे ही वेपर से वाटर कैसे बनेगा? कूल करके। तो ये तो हमारा गैस में आ जाता है। और जो ये होता है आइस, वो सॉलिड, और वाटर लिक्विड। और जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो मैक्सिमम कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस होती है। ये भी याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट देखो, ये 3 स्टेट तो हमने पढ़ ली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, जो 4th स्टेट है, उसका क्या नाम है? प्लाज्मा स्टेट। ये प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? अब प्लाज्मा इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस containing of approx equal numbers of positively charged ion and negatively charged ion। जो प्लाज्मा होती है वो, जैसे हमने सॉलिड से लिक्विड पढ़ा था, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड से गैस। और प्लाज्मा होती है, जैसे कि गैस को हम और गर्म करते हैं तो वो कौन सी स्टेट बन जाती है? हमारी प्लाज्मा स्टेट हो जाती है। गैस को और गर्म करने पर जो इसमें से जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो होने लग जाते हैं। आयनाइज्ड मतलब क्या होता है? उस पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज आयन आ सकते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आयनाइज्ड बोलते हैं। ओके। सो जैसे इनकी तो हमने पढ़ ली थी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस में वेपराइज बोलते हैं। ऐसे ही जैसे अगर हम गैस से हमें प्लाज्मा में कन्वर्ट करता हो तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन। और अगर हमें प्लाज्मा से गैस में कन्वर्ट करना हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी आयनाइजेशन। सो गैस को अगर हम ज़्यादा गर्म करते हैं तो उससे जो अगली स्टेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। अब आगे देखते हैं हम, जैसे इसमें हो गया फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब्स कंटेन इनर्ट गैसेस। जो हमारे बल्ब्स होते हैं, जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, उनमें कौन सी गैसेस होती है? इनर्ट गैसेस होती हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा। जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं सन, स्टार, ट्यूबलाइट। ये क्या है? ये 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होते हैं, तभी ये क्या करते हैं? शाइन करते हैं। अब आगे हम इसकी 5th स्टेट देखते हैं। इसकी जो 5th स्टेट है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। इसको हम BEC के नाम से भी जानते हैं। ये किसने दी थी? सत्येंद्र नाथ बोस प्रपोज्ड कैलकुलेशंस फॉर 5th स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन विच एल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्ट स्टेट इन 1924 से 1925 तक। और इसको हम किस चीज़ में भी मेजर करते हैं? जैसे 0 केल्विन भी हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस भी हम इसको मानते हैं। तो जो सत्येंद्र बोस नाथ थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमने भाई ज़्यादा गर्म करके तो देख लिया, अब हम बिल्कुल लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ को गर्म करके देखते हैं। तो जब हम लो टेम्परेचर पे गर्म करके देते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो हमें दूर दूर दिखाई नहीं देते, हमें इसमें पार्टिकल्स पास पास दिखाई देते हैं बिल्कुल। ओके। तो 1924 से 1925 के बीच में इसको क्या किया गया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और सत्येंद्र नाथ बोस ने इन्हें वो किया था, प्रपोज किया था इसको। ओके। सो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? BEC भी बोलते हैं। ओके। तो ये भी याद रखना कि भाई 0 डिग्री केल्विन पे, केल्विन बोलते हैं इसको, और -273 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। तो हम आगे इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कि भाई हमारे जो अर्थ क्रस्ट होते हैं उसमें कितना परसेंटेज कौन सा एलिमेंट मिलता है। ओके। तो हम ये और देखते हैं। जैसे कि मान लिया, यहाँ मैं लिख देती हूँ अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट है ये, अप्रोक्सीमेट रिलेटिव abundance of some elements in earth crust।
अब जैसे यहाँ तो हम ले लेते हैं एलिमेंट्स, और यहाँ हमने लिख लिया परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट। देखो इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा हमारी अर्थ क्रस्ट में कितनी मिलती है? 46.6%। नेक्स्ट इज सिलिकॉन ले लिया हमने। सिलिकॉन की कितनी होती है? 27.6 नहीं 7, 26.7 ले लेते हैं, 27.7। ओके। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की 8%। आयरन हो गया, आयरन की कितनी परसेंट मिलती है? 5%। ओके। अब नेक्स्ट और आयरन के बाद हमने ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम की कितनी परसेंट मिलती है? 3.6%। नेक्स्ट ले लिया पोटेशियम। पोटेशियम की मिलती है 2.8%। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कितनी परसेंट मिलती है? 2.1%। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी परसेंट मिलती है? 0.14%। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। इसकी कितनी परसेंट मिलती है? 0.12%। तो स्टूडेंट्स आपको जो ये भी याद कर लेना कि भाई कभी कोई पूछ लेता है, एलिमेंट्स दे देता है और ये पूछने को बता देता है कि भाई इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट पाया जाता है, तो आप इनको पढ़ लेना मोटे मोटे से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है उसे आप कमेंट ज़रूर करना, और अगर किसी को नहीं आता तो हम नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बता देंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना। थैंक यू।